कोई टेंशन नहीं, यहाँ देखिए यही था सेकंड क्वेश्चन। प्यारे भाई बोर्ड में देखो, बोर्ड पर देखो, तो सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पर फोकस करो, सब चीजें छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, कंपनी का एवरेज स्टॉक कैसे आता है? एवरेज स्टॉक क्यू डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक होता है, ऐसा। यानी सेफ्टी स्टॉक तो थ्रू आउट पड़ा रहेगा, जो ईओक्यू है ये आएगा और जाएगा। तो हमारे पास एवरेज स्टॉक कैसे आता है? क्यू डिवाइड बाय 2। आमतौर पर अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं होता तो हमारा एवरेज स्टॉक होता है क्यू डिवाइड बाय 2, यही है ना भाई। और अल्लाह के बंदो, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते थे? क्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर पर यूनिट पर ईयर। याद आ रहा है? तो ये क्यू डिवाइड बाय 2 क्या होता है? एवरेज स्टॉक होता है, ऐसा। किसी को नहीं पता तो आज पता चल गया। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ मेरे पास एवरेज स्टॉक कितना है जनाब? क्यू डिवाइड बाय 2 नहीं पता मुझे, एवरेज स्टॉक मुझे पता है कितने का, और सेफ्टी स्टॉक पता है कितना है जी? 1200। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, माइनस हो जाएगा 1200 इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय 2, ऐसा। तो अगर मैं देखूं तो ये बच जाता है 6000 इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय 2। और अगर मैं सर क्यू देखूं तो मेरे पास कितना है? तो उसका मतलब है मेरे पास तो 2021 का ईओक्यू सीधा सीधा आ गया, फिर मुझे कोई स्ट्रगल ही नहीं करनी पड़ी, ऐसा। कितने लोग यहाँ तक पहुंच गए? बहुत लोगों को ये समझ नहीं आया होगा कि सोल्यूशन में 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। हाँ कोई मसला नहीं, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है वो समझ आ गई, क्यों क्यों मल्टीप्लाई किया 2 से। अच्छा जी, फिर मुझे एक बात बताओ, अब मुझे नहीं पता कि हमारी ईओक्यू निकालने की, ईओक्यू तो निकल आया, लेकिन अब अगले साल का ईओक्यू निकालना है, तो एक परेशानी रहेगी। हमें क्या मालूम करना है? डिमांड भी मालूम करनी है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर भी मालूम करना है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी मालूम करना है। एक काम करते हैं, यहाँ आपको दिया हुआ है मंथली होल्डिंग कॉस्ट। ये किसकी होल्डिंग कॉस्ट है? ये सर ओवरऑल होल्डिंग कॉस्ट है। इसमें से हमने क्या निकालना है? पहले तो एक काम करो, इस मंथली को एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर कंप्लीट कर दो। कितना जी? 57,600 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना? 691,200, ऐसा। मैं इसमें से लेस कर रहा हूँ क्या चीज? सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट कितनी है जनाब? वो सर मेरे पास 1200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, सर मेरे पास कोई है वो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर गिवन है? इसको निकाल लो सर, इसको निकाल, एक और आसान तरीके से मैं निकाल दे। मुझे बताओ मेरे पास मंथली एवरेज एवरेज यूनिट्स पता है कितने? 57,600 है। एवरेज स्टॉक ऊपर दिया हुआ है कितने? 7,200 यूनिट। निकालो जरा मंथली होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ कितनी आ रही? 8। ये क्या है? ये है क्या? ये सर होल्डिंग कॉस्ट है पर यूनिट पर मंथ। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 12 से। क्या आ जाएगा? इसका मतलब है एक यूनिट को होल्ड करने की होल्डिंग कॉस्ट है 96 रुपए, अगर उसको पूरा साल होल्ड किया जाए। पक्का? अब बताओ मेरे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी थी? आपने कहा 57,600 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 690, 1000 पूरा 200 लेस होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। कितना जी? सर मेरे पास 1200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितना? 115,200, क्या बचा? 576,000। ये मेरे पास बच गया। ये क्या है? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, जो कि क्या है? रेलेवेंट। अगर आप ईओक्यू पे ऑपरेट कर रहे हो तो यही आपकी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बन जाएगी। जी मेरा बच्चा, देखो एवरेज स्टॉक तो एक बैलेंस है ना, वो मंथली और वीकली थोड़ी होगा। मुझे बताओ, एक एक बैलेंस है। हर वक्त हमारे गोडाउन में कितने यूनिट पड़े रहते हैं? 1200 सेफ्टी स्टॉक। ये मंथली है या एनुअल है? सर थ्रू आउट द ईयर पड़े रहते हैं। ठीक है जी, एक महीने में भी जाके देखोगे 1200 ही पड़े होंगे, पूरे साल में भी हर महीने जाके देखो कितने पड़े होंगे।
1200। सर मेरी जेब में 10 रुपए पड़े हुए जनवरी में, ना मैंने कुछ निकाले ना कुछ डाले, कितने पड़े हुए? फेब में भी कितने पड़े रहेंगे, मार्च में भी कितने पड़े रहेंगे, पूरे 12 महीने कितने पड़े रहेंगे? तो क्या मेरी जेब में 120 हो जाएगी? 10 ही पड़े रहेंगे। बैलेंस तो फॉर द पीरियड नहीं होता ना, बैलेंस तो एट होता है। इतना अकल चलती है ना हमारी। अब बताओ सर, हमारे पास एवरेज 7,500 यूनिट पड़े हुए हैं पूरे साल थ्रू आउट मेंटेन रहते हैं। इसमें मंथली कॉस्ट हमने कितनी पे की? 57,600। इस पे साल की कॉस्ट कितनी पे करेंगे? 691,200। इसमें सर होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कितना है? 1,15,200। बाकी क्या बच गया? अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास ये दोनों मिला जुला के कितना हो गया? 11,52,000। ये क्या आ गया मेरे पास? टोटल एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट, ऐसा आ गई। अब ऊपर जाओ सवाल में, क्या आपको और सुनना कोई बात नहीं करेगा, कोई बात भी करेगा ये सर 2020 और 2021। क्या आपको 2020 और 2021 में ईओक्यू के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर पता है? हाँ सर, इसका हमें पता चल गया कितना? 96। ठीक है, एक चीज हमें पता चल गई। अब ऊपर जाओ, अब अपने आप से पूछो कि कंपनी ने पूरे साल में 24 ऑर्डर किए, हर ऑर्डर में उसने क्या मंगवाया होगा? ईओक्यू मंगवाया होगा ना एयरवेंसियो, हर ऑर्डर में क्या मंगवाया होगा? ईओक्यू मंगवाया होगा। ईओक्यू कितना हमारा? 12,000। ईओक्यू कितना हमारा? 12,000। एवरेज स्टॉक में एक पोर्शन ईओक्यू का था, एक सेफ्टी स्टॉक का था, वो हटाया तो सर मेरे पास 6,000 बन गया एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक से मैंने निकाल दिया ईओक्यू। हर साल 24 ऑर्डर करते हो और एक ऑर्डर में कितने मंगवाते हो? तो बताओ मेरे पास डिमांड कितनी हो जाएगी? सर 280। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सेट हो जाओगे। सर मेरे पास कितने 24 ऑर्डर्स और एक ऑर्डर में कितने मंगवा रहे हैं? 12। 288,000। अब एक चीज रह गई, वो क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये निकालना भी बहुत आसान है, आप चाहो तो वो लंबे वाले फंक्शन से चले जाओ, अदरवाइज निकालना इतना आसान है। और सुनो, ये पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट है। कितने ऑर्डर दिए पूरे साल में? डिवाइड कर दो उसको 24 से, कितना आ रहा है? आगे भी सारी चीजें पूरी होगी ऐसा। अब बताओ अगले साल क्या आया? वो कह रहे जी डिमांड इंक्रीज हुई है 25% से, करो मल्टीप्लाई बाय 1.25 करो, क्या आ रहा है? 3 पक्का। फिर वो कह रहे जी ऑर्डरिंग कॉस्ट ये रिड्यूस हुई है 10% से, तो उसको 90% कर दो, 21। फिर वो कह रहे जी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर इंक्रीज हुए 5% से, 100.8। अब एक काम करो, ईओक्यू निकाल लो सर, लास्ट ईयर का तो हमारे पास है लेकिन फिर भी अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 24,000 डिवाइडेड बाय 96 रेज़ द पावर आप इधर 2 इंटू 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 21,600 100.8, ये 12,000 है और 13,000 12,000। अब हमारे सॉल्यूशन में शायद एक चीज यहाँ गलती हुई है, ऐसा वो इंक्रीज कर दिया था हमने गलती, ऐसा रहने जी बढ़ गए जी। अच्छा अब मुझे एक बात ये बताओ सर, चलो ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, नॉट ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे हो रहा है रीजनेबल लगता है पूरी क्लास के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 में छोटा सा इशू आया, वो भी चलो मैं बेनिफिट इसलिए भी दे सकता हूँ कि मैंने सोल्यूशन में भी एक जगह गलती कंफ्यूज कर सकता था। लेकिन अगर तुमसे ये सवाल हो रहे हैं ना, मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, ये पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें एग्जाम में तंग नहीं करेगा। देखो मैं तुम्हें फिर बता दूं, तुम एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे ना, तुम्हें लग पता जाएगा कि तुमने जो 3.5-3 महीने लगाए थे ना सब्जेक्ट पे, जो होमवर्क पर तो हमने झक मारी थी ना, ये तुम्हें कितना काम आ।
मसला ये है कि यार ये वाले सवाल पेपर में आते हैं, लोग तब सॉल्व करते हैं, और तुम खुद सोचो कि वहां तुम्हारी एक गलती गया आउट। अभी तुम रोज पेपर घर पे जाते हो ना, होमवर्क करते हुए रोज एक आध जगह गलती करते हो, ये सही होता जाएगा और ये गलतियां कम होती जाएंगी। एक ऐसा टाइम आएगा 100% सुबह, यार मैं यकीन करो, किसी बच्चे ने मैसेज किया सुबह कोई 5:30 पौने 6 बजे के टाइम, ठीक है जी सर मेरा FAR 1 का स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन एरर के साथ टैली हो गया। तो एक आम बात है, सोल्यूशन भी दिया था मैंने, तो मुझे 3 मैसेजेस थे, सर मैंने सोल्यूशन भी नहीं देखा, सर मेरा पहली दफा टैली हुआ है। मुझे खुशी हुई कि यार चलो एक बच्चे को ये एक मर्तबा सही हो जाए ना सवाल, फिर वो खुशी एक मोटिवेशन होती है, फिर आपको दूसरा सवाल करवाती है, तीसरा करवाती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर गलत भी हो जाए ना तो सोल्यूशन देख लेना, सही करके आगे बढ़ जाना। ये सवालात जो मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ कॉस्टिंग का होमवर्क बनाने पे ये बनाना, चीजें सोचने के ऊपर 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है। 1.25 घंटा 1.5 घंटा ये खाता है, 1-1.5 घंटा मेरा जो है वो MFA का खा जाता है, 1.5 घंटा FAR 2 का खा जाता है, ठीक है जी। 4, 4.5, 5 घंटे में घर में बैठ के सवालात बना, मेरा क्या, मैं आपको पास पेपर दे दूं, करो ये पास पेपर। आपको मैं भी आपके पास पेपर करा भी चुका हूँ 3-4, ठीक है जी। आपको अंदाजा हो गया होगा कि पास पेपर का, और फिर मैं जो पास पेपर आपको करवा रहा हूँ इसमें आसान भी लग रहे हो, क्या वेट के तुमने पेपर किसका जाके देना, F3 का, तो सर फिर इतना मुश्किल क्यों करा रहे हैं आप? मुझे आज एश्योरेंस दे दो, गारंटी दे दो, ICAP के पेपर में कोई सवाल ऐसा नहीं आएगा जैसे लास्ट से लास्ट टाइम पहली अटेम्प्ट की मैंने आपको बताया ना डिसीजन मेकिंग में, उसने तो तबाही फेर दी। तो अल्लाह का शुक्र है कि यार मुश्किल सवाल करवाया वैसे बच्चों, मैंने जो गया, ठीक है जी। मुझे नहीं पता है क्या किस टॉपिक में किस सवाल में ऐसी हरकत करेगा जो आउट ऑफ द वे जाए। मैं चाहता हूँ कि उससे भी तुम्हारे नंबर नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हें कराऊंगा आसान आसान ना, तो मुझसे 2 दर्जे नीचे काम करके जाओ, ठीक है जी। और फिर मुझे पता है कि वो रिजल्ट आता है, फिर वो आप लोग जब भी फॉर्म भरते हो उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज आपसे RET का नाम मांगते हैं। किसी ने दिए कैप के पेपर दिए, हाँ दिया था ना, किस इंस्टीट्यूट से बड़ा RET का नाम मालूम थे, वो इस बेसिस पे रिजल्ट कंपाइल है। मैं तुम्हें बताऊं, डबल से ICAP के एवरेज के डबल से भी ज्यादा कॉस्टिंग का रिजल्ट है। उसका रीजन ये है कि यार आप लोग इस तरह के सवाल घर जाके, ये नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ, आपसे मैं मेहनत करवा लेता हूँ, कर लोगे ये पक्का? अच्छा नहीं, बड़े मांगे दोस्त, कॉस्ट में सबसे अच्छा, चलो एक आपको कौन से नंबर पर मैसेज करूँ, भाई ऑफिशियल नंबर भी करो ना, और कौन से नंबर? एक ही नंबर है भाई मेरे पास, मोबाइल 2 रखे हुए हैं इसलिए कि एक मैं वीडियो गेम खेलता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, असल मैंने मोबाइल 2 रखे हुए हैं, एक में ऐसा नंबर है जो सिर्फ फैमिली के पास है, बहुत ही क्लोज फैमिली के पास है, और दूसरे में ऐसा नंबर है जो सबके पास है, नहीं नॉन PDA। सस्ते फोन है यार ये, इसमें PDA वाला चक्कर ही नहीं, ये चाइना का iPhone। चलो जी बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा, आप लोगों ने अभी QT का पेपर दिया होगा थोड़ा टाइम पहले, आपको आज मैं QT पढ़ाने जा रहा हूँ। मामूली सी QT, आपको तो बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस आपने देखे होंगे, छोटे मोटे QT के जो है वो चीजें आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, याद है ना? सबसे मुश्किल एरिया कौन सा था QT में? फाइनेंस का। स्टैट्स की बात कर रहा हूँ, स्टैट्स में सबसे मुश्किल एरिया कौन सा था? प्रोबेबिलिटी ना, हाँ वही पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी जो है वो, आ जाओ यहाँ देख लो। जब भी हम कोई स्टैट्स की चीज पढ़ेंगे, MFA में भी कॉस्टिंग में भी, हम अपने उस्ताद के लिए दुआ करेंगे। जिससे मैंने स्टैट्स पढ़ा उसका इंतकाल हो गया उस्ताद का, ठीक है जी। जब भी मैं स्टैट्स पढ़ाता हूँ, मैंने चूंकि उनको इतना तंग किया है, इतना तंग किया है कि वो गोरे चिट्टे होते थे तो लाल हो जाते थे, ठीक है ना? नहीं अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, उनका नाम था नसीम, सर नसीम, वो पढ़ाते थे TSA में, ठीक है ना? और मैंने उनसे पढ़ा और मैंने उनसे बड़ी गालियां खाई हैं,
तो एक 30 सेकंड के लिए ना उनके लिए फातिहा पढ़ लेते हैं, ताकि एज अ स्टूडेंट मेरी जो है वो हो जाए। लास्ट बैच में उनसे कैसे पढ़ा बेटा, उनको तो निकाल हुए भी 2 साल हो गए। नहीं नसीम नसीम लास्ट बैच में पढ़ा, मेरी हालत खराब हो गई थी। क्या पढ़ने जाता है भाई तू, बोर्ड में देखो। मैंने कहा यार उनको मरने के बाद भी तंग कर रहे हो तुम लोग। चलो जी, बोर्ड में देखना दोस्त, बोर्ड बोर्ड में देखो, बोर्ड बोर्ड में सारी चीजें छोड़ो। सुनो, मुझे एक बात बताओ, मैं आज एक मीटिंग कर रहा हूँ, आप मेरी पूरी टीम हो, आप हमारे पास सारे फैक्ट्री के वर्कर हो, ठीक है। फैक्ट्री के जो वर्कर होते हैं वो भी इंसान के बच्चे, घबराने की जरूरत है, ठीक है जी। मैंने आपको नहीं कहा आप फैक्ट्री के बाहर खड़े होते हो सूंघते हो, ये मैंने नहीं कहा, ठीक है। इंसान होने में फख्र फील करो यार, आप सारे फैक्ट्री वर्कर्स हो, ठीक है जी। और आप में जो आपका हेड है वो ये अहमद है, ठीक है। अब मैं अहमद से कह रहा हूँ, ये सारा स्टाफ मेरे सामने खड़ा है, और मैं सबसे पूछता हूँ यार एक बात बताओ, हमारी प्रोडक्ट कितनी है। तो अहमद ने कहा सर हम तो कमर्शियल ट्रेडर्स हैं, हमारी तो एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, वो खरीद के हम बेचते हैं, ठीक है जी। तो मैंने कहा अच्छा, जो खरीद के तुम बेचते हो, मुझे एक बात बताओ डिमांड कितनी है। उसने कहा सर डिमांड तो हमारी है, और तो सुनना, मैंने वो वीकली डिमांड कितनी, वीकली। उसने कहा वीकली डिमांड है सर 200 यूनिट्स। कितने? 200 यूनिट्स। मैंने कहा हर वीक 200 बिकते हैं। उसने कहा सर 95% केसेस में हर वीक 200 यूनिट बिकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर ज्यादा आ जाते हैं, तो हमारी जो डिमांड है वो वीकली जो है वो 200 से बढ़ के 260 यूनिट हो जाती है। कितने? 260। मैंने कहा अच्छा अहमद, ये 260 यूनिट जो होती है ये साल में कितनी दफा होती है। तो सर कोई इक्का दुक्का दफा होती है, आप कह लें कि 2% टाइम ऐसा होता है, जैसे 3% टाइम ऐसा होता है। मैंने कहा ओके, क्योंकि तुम कह रहे हो 95% वीक्स में 200 यूनिट ही बिकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 260 बिक जाते हैं। उसने कहा लेकिन सर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ही नहीं होते, तो 150 यूनिट भी बिकते हैं, कभी कभी ऐसा भी हुआ है। इसका चांस कितना है? 2%। मैंने कहा यार क्या मैं ये कह सकता हूं कि मोर और लेस हमारी डिमांड कांस्टेंट है, कभी कभी जो है वो एवरेज डिमांड से ज्यादा चली जाती है बात, कभी एवरेज डिमांड से। अच्छा मैं अब इसके लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, गौर से सुनना, क्या ये मेरी एवरेज कंजम्पशन या एवरेज डिमांड है? क्या ये मेरी मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम डिमांड है? और क्या मेरी ये मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम डिमांड है? आप सबसे मैंने पूछा, ये आप सबने कहा सर बिल्कुल यही है। मैंने कहा अच्छा एक और बात बताओ, आपका जो सप्लायर है वो कितना रिलायबल है? आप जिससे खरीदते हो वो कितना रिलायबल है? तो एक बंदे ने कहा सर बहुत हरामखोर है, रिलायबल नहीं है, मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देता। मैंने कहा नहीं मैं वो रिलायबल नहीं पूछ रहा, मुझे एक बात ये बताओ कि आप जब सप्लायर को कॉल करते हो कितने टाइम में आपको गुड्स दे देता है? 2 महीने। सर उसने कहा जी मुझे, अब तमाम आप लोगों ने कहा सर वो इस मामले में तो थोड़ा रिलायबल है, यानी जब आप उसको कॉल करें ना तो वो विद इन 2 वीक्स, कितने? विद इन 2 वीक्स सामान दे देता है। मैंने कहा अच्छा इज इट पॉसिबल को थोड़ा ज्यादा टाइम ले लें? उसने कहा सर हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि उसने कभी कभी 3 वीक भी लिए, 90-95% टाइम्स वो वक्त पे सामान बेच देता है, 2-2.5% टाइम तो क्या करता है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लेता है। तो मैंने कहा कभी ऐसा हुआ है कि जल्दी आ जाए? कहा हाँ हाँ सर, कभी हमें सामान हमने ऑर्डर किया होता है और जैसे हम ऑर्डर करते हैं 1 वीक के अंदर ही सामान आ जाता है। मैंने कहा इसका मतलब है तुम्हारा जो सप्लायर है वो मोर और लेस काफी हद तक रिलायबल है, ऐसा? मुझे पता लीड टाइम का मतलब क्या होता है? लीड टाइम का मतलब ये है कि आपने एक टीचर से सवाल पूछा, आज जवाब देगा वो 2 दिन बाद, ठीक है जी। ये क्या है? उसके जवाब देने का लीड टाइम है। आपने सामान मंगवाया किसी सप्लायर से आज, वो आपको देगा सामान 2 हफ्ते बाद, ये क्या है जी? कॉल करना सप्लायर को और सामान रिसीव करने के दरमियानी वक्त को क्या कहते हैं? लीड टाइम। अम्मा आपके अब्बा को कहती हैं आटा ले आओ, अब रोज टोपियां करा रहे हैं,
6 दिन बाद जाके वो आटा लेकर आते हैं। अम्मा को भी पता है कि इसको 1 दिन बोल दो तो 6 दिन लगाएगा ये काम करने में। तो ये क्या है जनाब, लीड टाइम। लीड टाइम सर हमारे पास एवरेज कितना है जी, 2 वीक्स। अब बताओ मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारा एवरेज लीड टाइम है, ये मैक्सिमम लीड टाइम है, ये क्या है, मिनिमम लीड टाइम। आप तमाम लोग पूछ रहे हैं यार हमसे ये सारी चीजें क्यों आप पूछ रहे हैं। आप तमाम लोगों ने कहा कि भाई ये सारी चीजें हमसे क्यों पूछ रहे हो। चाचा छोड़ दे मोबाइल, वो क्या कर रहा है मोबाइल में। ये क्या बताया मैंने, क्या बताया, लीड टाइम क्या होता है, डिलीवरी का पीरियड। तू लगा रहा है मोबाइल में, इस तरह का तू मोबाइल यूज कर रहा था ना, ऐसे ही जवाब आने, ठीक है। डिलीवरी का टाइम यहाँ देखिए, हाँ मैं कब बोला गलत बोला, ये तो पागल है सारे, सही जवाब पे असर। हाँ जी, यहाँ देख लो बोर्ड में देखो। अब मुझे एक बात बताओ, आप तमाम लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये सारा एनालिसिस करने की जरूरत क्यों पेश आई। मैंने कहा इस एनालिसिस की जरूरत है यार, इस एनालिसिस की जरूरत यह है कि मैं नहीं चाहता कि हम किसी भी पॉइंट पे जलील हो। आपने कहा वो कैसे, मैंने कहा मैं नहीं चाहता कि हमारे पास एक कस्टमर आए और वो आके कहे कि जी मुझे सामान चाहिए और हमारे पास सामान ना, मैं ये नहीं चाहता। यानी मैं क्या नहीं चाहता, स्टॉक आउट नहीं चाहता। मैं क्या नहीं चाहता, अच्छा और दोस्तों मैंने कहा एक बात बताओ, जब तुम्हें पता है कि हर वीक कितने यूनिट कंज्यूम होते हैं, हर वीक कितने यूनिट कंज्यूम होते हैं 200, हर वीक कितने यूनिट कंज्यूम होते हैं, तुम्हारा सप्लायर कितना वक्त लेता है सामान देने में, 2 वीक। तुम्हारा सप्लायर एवरेज कितना टाइम लेता है, एवरेज कितने यूनिट कंज्यूम होते हैं 1 वीक में। तो इसका मतलब है सप्लायर को अगर हम उस वक्त कॉल करें जब हमारा कनस्तर खाली हो, हमारे पास यूनिट हो ही ना, स्टॉक खत्म हो चुका हो, तो फिर 2 हफ्ते हमें बैठे रहना होगा, सप्लायर के पास सामान आने में 2 वीक लगेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना स्टॉक जीरो होने से पहले कॉल कर देनी चाहिए। कितना पहले कॉल करनी चाहिए सर, सर हमारा स्टॉक कितना हो कि हम अपने सप्लायर को कॉल करें। सर आप 2 हफ्ते का सामान रोक के रखें, कितने हो जाते हैं 400। इसका मतलब है सर जब आपके पास 400 यूनिट का स्टॉक लेवल आ जाए, क्या आ जाए, 400 यूनिट का स्टॉक लेवल आ जाए, तो आप सप्लायर को क्या करें, कॉल करें। सप्लायर कितने वीक्स लेगा, 2 वीक्स लेगा, सप्लायर लेगा 2 वीक्स, 1 और 2, इतने में ये स्टॉक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर नया स्टॉक आ जाएगा। नया स्टॉक कितना आएगा, ईओक्यू आएगा, बगैर तो ईओक्यू आएगा, 400 नहीं आएगा, यही पड़ा है अभी। सप्लायर से क्या मंगवाते हो, ईओक्यू। ईओक्यू अज्यूम करो 2000 है, फिर यूज होते 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 जब 400 में पहुंचेगा, हम क्या करेंगे, सप्लायर को कॉल करेंगे, चाचा सामान भेज दो। चाचा ने क्या करना है, 2 हफ्ते लेने सामान भेजने में, जब चौथे वीक का एंड आएगा, जो भी आगे जो भी वीक आएगा सर, उसमें क्या होगा, फिर सप्लायर से सामान आ जाएगा कितना, 2000। फिर यूज होते होते तो जब 400 में पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा। आप बताओ, इस 400 को मैं नाम दे दूं री ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर लेवल। 2000 क्या है, री ऑर्डर्ड क्वांटिटी, री ऑर्डर्ड क्वांटिटी। मंगवाते कितना हो, किस पॉइंट पे मंगवाते हो, वो क्या है, री ऑर्डर लेवल। ऐसा जब घर में आटे का कनस्तर 400 पे पहुंच जाता है तो हम अब्बा को उंगली करते हैं, आटा ले आओ, ठीक है जी। अब्बा ने क्या करना है, 2 हफ्ते लगा देने हैं, जब तक 2 हफ्ते में क्या होगा, आटा खत्म हो जाएगा। और अब्बा कितने कितने आटा लेकर आएंगे सर, 2000 kg। फिर यूज होते होते कहां पे पहुंचेंगे हम। तो इसका मतलब है 400 आटे के कनस्तर का वो लेवल है जहां आपने अब्बा को उंगली करनी है। ये बात समझ आती है। और सर आप अगर कंपनी के तनाजुर में देखें तो 400 यूनिट का वो लेवल है जहां आपने सप्लायर को क्या करना है, कॉल करना है। सप्लायर क्या करेगा, 2 वीक लेगा सामान देने में, 2 वीक में सर हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हम मंगवाएंगे क्या, आप बताओ, री ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ईओक्यू। री ऑर्डर लेवल क्या है, री ऑर्डर लेवल का मतलब है स्टॉक कहां तक पहुंचा है कि आपने सप्लायर को कॉल करना है। री ऑर्डर क्वांटिटी आपने मंगवाने कितने, ऐसा है। अब मेरा एक सवाल है सर, एक दिन हुआ ये कि हमने सप्लायर को कॉल किया, 2 वीक गुजर गए, सामान हो गया खत्म, सप्लायर लेट हो गया। सप्लायर क्या हो गया, लेट हो गया। उसने 2 वीक की जगह
3 वीक लगा दिए। अब सर 1 वीक तक हमने जाके मार्केट से लूडो खरीदा और हम खेलते रहे। इस 1 वीक में जो सप्लायर आया, हमने जो कस्टमर आया, हमने उसको क्या किया? नहीं है साहब, लूडो खेलना है तो आ जाओ। हैं, अब बताओ हमारे पास इस पूरे वीक में सप्लायर कस्टमर आते रहे, सामान मांगते रहे हमारे पास सामान। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? स्टॉक आउट कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इस सिचुएशन से बच सकते थे अगर 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 हम सप्लायर को थोड़ा जल्दी कॉल कर दें। सप्लायर को किस लेवल पे कॉल करूं कि मैं जिंदगी में कभी जलील ना हो? सर सप्लायर मैक्सिमम कितने वीक लेगा? और सप्लायर 3 वीक लेगा, और अज्यूम करो मेरे पास मैक्सिमम कंजम्पशन हो रही हो तो कितनी हो सकती है? तो बताओ सर, अगर हम 3 हफ्ते का सामान मैक्सिमम कंजम्पशन के हिसाब से देखें तो कितना बनता है? कितना? 780। इसका मतलब ये प्यारे भाई, अच्छा एवरेज टाइम कितना है? 2 वीक। एवरेज कंजम्पशन कितनी है? 200। ये कितना है जी? ये भी रीऑर्डर लेवल है, ये भी रीऑर्डर लेवल है। दोनों में फर्क क्या है? ये एवरेज है और ये ना, मैं इसको नाम दे रहा हूं रिस्क फ्री। क्या चीज? रिस्क फ्री का मतलब इसमें जलील होने का कोई रिस्क नहीं है। मैक्सिमम कितना कस्टमर जो है वो आपकी दुकान पे आके खड़ा हो जाएगा? 260 मिनट का, हर हफ्ते आ जाएगा। और सप्लायर मैक्सिमम टाइम कितना ले लेगा? तो सर इसके बावजूद मेरा स्टॉक जीरो नहीं होगा। कितने कितने रीऑर्डर लेवल हैं? 2। या तो 780 पे कॉल करो या 400 पे कॉल करना। सप्लायर को सामान मंगवाना रिस्की क्यों है? सप्लायर डिले हुआ, जलील हो जाओगे। कंजम्पशन आपकी 200 से बढ़ गई, जलील हो जाओगे। ऐसा सप्लायर वक्त पे सामान दे रहा है, कंजम्पशन ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा आ गई, डिमांड तो आ सकती है ना ज्यादा, तब भी हम क्या हो जाएंगे? 2 4 780 पे अगर कॉल करोगे सप्लायर को, क्या होगा? सर आप कभी जलील नहीं होंगे, चाहे सप्लायर 3 वीक्स ले ले, चाहे आपकी कंजम्पशन मैक्सिमम हो जाए। ऐसा अब गौर से सुनो, अब हमने स्ट्रेटजी चेंज की। एकदम हम जलील हुए ना, हमने स्ट्रेटजी चेंज कर दी। अब हम कितने पे खड़े हुए सर? अब हमने सप्लायर को किया कॉल, चाचा सामान भेज दो और वक्त पे भेजा करो। ठीक है जी, अब सुनो चाचा, 95% चांसेस है कितने वीक में सामान देंगे? 2 वीक में कंजम्पशन कितनी होगी? तो बताओ हम 400 पॉइंट नीचे आए होंगे, कितने पे होंगे हम? यहां से दोबारा हम क्या करेंगे? ऊपर चले जाएंगे। मंगवाएंगे कितना? EOQ। अब बताओ EOQ यूज होते 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 दोबारा 780 में पहुंचेगा तो फिर हम सप्लायर को कॉल करेंगे। कितने में? 700। 780 से हम नीचे आएंगे, सिर्फ 400 नीचे आएंगे, फिर स्टॉक आ जाएगा। ऐसा फिर सर हम यूज करते करते 780 पे पहुंचेंगे, फिर क्या करेंगे? सप्लायर को कॉल करेंगे, हम 400 नीचे आएंगे। हो सकता है कि सप्लायर 3 वीक्स ले ले, तो हम फिर क्या करेंगे? नीचे वाला स्टॉक यूज करना शुरू करेंगे। ऐसा, और हो सकता है कि हमारी कंजम्पशन 200 से बढ़ जाए तो भी हम नीचे वाला स्टॉक यूज करना शुरू कर देंगे। फिर 2000 यूनिट्स आएंगे। जब 2000 यूनिट आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अच्छा ये याद रखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये कहलाता है सेफ्टी स्टॉक। ये क्या कहलाता है? अब बताओ सेफ्टी स्टॉक किस लिए रखते हो? ताकि सप्लायर डिले भी कर दे सामान भेजना तो भी हम दलील, सर चाहे हमारी डिमांड 200 से बढ़ जाए तब भी जलील ना हो। ऐसा जलील होने का नुकसान क्या है? कस्टमर जो सामान लेके जा सकता था, जो हम कमा सकते थे, वो हम नहीं कमा रहे। सेफ्टी स्टॉक रखने का फायदा है क्या? फायदा है, वो कमाई जो तुम कर सकते थे वो लूज, लेकिन एक नुकसान भी है। वेरी गुड सर, सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऐसा अब तुमने एक और डिसीजन लेना है कि मैं अपना सेफ्टी स्टॉक कितना रखूं। अभी हमने डिसीजन लिया ना कितने यूनिट मंगवाऊं सप्लायर से, अब दूसरा डिसीजन लेने जा रहा हूं। क्या डिसीजन है? सेफ्टी स्टॉक कितना रखूं। नहीं रखूं तो क्या नुकसान? नहीं रखूं तो एक फायदा है, होल्डिंग कॉस्ट बच जाएगी, सेफ्टी स्टॉक रखना ही नहीं पड़ेगा अब। लेकिन सर आप जलील होते रहेंगे बार बार, याद रखो, जलील हुए तो आप नुकसान खाओगे। ठीक है जी, और सर अगर हम जलील ना हो, नुकसान ना खाएं तो फिर आपको होल्डिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। ऐसा है, इसकी मिसाल ऐसी है कि गार्ड रखे ना रखे, गार्ड रखने के लिए आपको हर महीने क्या देना पड़ेगा? पैसे देना पड़ेगा, लेकिन वो जो पॉसिबल चोरी है उससे आपको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। अब ये आपने देखना है कि उस पॉसिबल चोरी के चांसेस कितने हैं। ऐसा, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी। ये बात समझ आती है कि इस डिसीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इवेंट के अकर होने की चांसेस ही नहीं है सर।
तो हम क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। मुझे बताओ, अगर आपसे मुझे मेरी टीम ये कहती कि 200 यूनिट से ज्यादा कभी यूज ही नहीं हुआ और सप्लायर इतना रिलायबल है कि 2 वीक में सामान ना दे, तो हम कानूनी तौर पर उसकी दुकान बंद करा सकते हैं, उसका बाप भी देगा 2 वीक में सामान। तो फिर हम सेफ्टी स्टॉक को कंसिडर करते ही नहीं। हम सेफ्टी स्टॉक को कंसिडर क्यों कर रहे हैं? देयर इज अ स्लाइट चांस कि हमारी कंजम्पशन बढ़ जाए, एंड देयर इज अ स्लाइट चांस कि हमें सप्लायर क्या करे, देर से सामान, ठीक है, तो हम फंस सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ रहा है? अब मेरे बच्चों, मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं सेफ्टी स्टॉक क्यों रखा जाता है, इसका जवाब ये है कि हम स्टॉक आउट से बचने के लिए सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। और स्टॉक आउट क्यों आ सकता है, इसका क्या जवाब है? सर, हमारी डिमांड एवरेज से बढ़ जाए तो हम फंस सकते हैं, या हमारा लीड टाइम एवरेज से बढ़ जाए तो भी हम फंस सकते हैं। ऐसा है, ये बात समझ आती है? अगर हमने ROL रिस्क फ्री रखा है, तो ROL का मतलब क्या होता है? किस पॉइंट पे सप्लायर को कॉल करना, ऐसा? ROQ क्या है? EOQ का दूसरा नाम ROQ है, रीऑर्डर्ड क्वांटिटी, मंगवा कितना रहे हो, ऐसा? अब मैं सवाल आपको सवाल पूछता हूँ। सर, अज्यूम करो हमारा रीऑर्डर लेवल है 780, हम मंगवाते हैं EOQ। इन दो चीजों में ना डिफरेंस रखना अल्लाह के वास्ते। एक रीऑर्डर्ड क्वांटिटी है, एक रीऑर्डर लेवल है। पेपर में लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में आके आपके एग्जामिनर ने ऐसे 6 नंबर प्लेट में रख के दे, ले लो जी, ठीक है जी, ऐसे 6 नंबर प्लेट में रख के दिए थे। और वो लास्ट अटेम्प्ट में 6-5 नंबर के सवाल को सॉल्व करने के लिए कितने मिनट चाहिए थे पता है? 3 मिनट। अगर किसी को आता है ना 3 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाता। इसी तरह की चीजें उससे पूछिए। और लोग रट्टा मार के जाते हैं, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप उसको दिमाग में रखो। देखो, फिर आपके साथ सबसे बड़ा मसला है, आप नहीं रिवाइज करोगे ना तो छोटी से छोटी चीज आप भूल जाओगे, बड़ी बड़ी चीजों को तो छोड़ दो, ठीक है जी, कि मुश्किल चीजें, आसान चीजें भूल जाता है इंसान, याद रह गई। अब बताओ रीऑर्डर लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल वो पॉइंट जहां पे सप्लायर को कॉल करनी है। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है? जितने आपने यूनिट मंगवाने हैं। रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट होता है? लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन। लीड टाइम, कितना टाइम लेगा सप्लायर और उस टाइम में कितने यूनिट कंज्यूम होंगे, ठीक है जी। मुझे बताओ, सब सप्लायर अगर तुम्हारा ऐसा है जो यूनिफॉर्म टाइम लेता है, मतलब कभी इधर उधर नहीं होता, तुम्हारी कंजम्पशन भी यूनिफॉर्म है, कभी इधर उधर नहीं होती, तो हमारा ROL क्या होगा सर? एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। लेकिन सर अगर हमारा सप्लायर टाइम ले सकता है ज्यादा, हमारी कंजम्पशन ज्यादा हो सकती है, तो हमारा रिस्क फ्री रीऑर्डर लेवल क्या होगा? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ऐसा है, ये बात समझ आती है? सर कॉपी करें। यार तुम्हारी क्लास एक फेवर कर सकती है, अजीब सी फेवर मांग रहा हूँ मैं। लड़के ना सिर्फ बैठा करो, लड़कियां सिर्फ बैठा करो। नहीं, मैं ये AC बंद करना चाहता हूँ, हम बच्चे बेचारी परेशान हो जाते हैं। तुम लोग यहाँ बैठा करो, ठीक है? ताकि वो, हाँ तुम लोग बर्दाश्त करो भी, मनुष्य मर्द हो तुम लोग, हैं? हमेशा मर्द की मारी, बिल्कुल सही है। तो बस होना भी यही चाहिए, आपको अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है? चलो जी। नहीं, बैसियत एक टफ होना चाहिए मर्द को यार। ये मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। मन में दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत होती है बस। अच्छा जी, एक मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अल्लाह ताला ने ना उसे बनाया सबको बराबर है। कुछ चीजों में औरतों को बहुत फौकियत दी है, कुछ चीजों में मर्द आगे। लेकिन मर्द के साथ एक बेसिक इशू है, ये बेसिक इशू है कि कभी उसको उसकी मेहनत का ना क्रेडिट नहीं दिया जाता। बड़े मांगे दोस्त। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मर्द को कभी उसके काम का ना वो क्रेडिट नहीं मिलता।
जो करता है, औरत जब काम करती है ना वो बहुत ढोल पीटती है, मुझे फैक्ट है। मैं घर जाऊँ ना, ये बच्चे हैं इसको संभालती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो। अब भाई 5 क्लासेस लेता हूँ रोज की, ठीक है ना, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं? बैठ के तो क्लास लेनी है, और क्या लेना है? सिर्फ बैठ के क्लास लेनी है, वो करना क्या है? मैं बहस भी नहीं करता हूँ, कहता हूँ सही है। हाँ वैसे एक बात है, बच्चों को संभालना ना बहुत मुश्किल काम है। छोटे बच्चे जो है ना, वो भी किसी इंसान के बच्चे ना हो तो नहीं। हाँ मैं वाकई बताऊं, बिल्ली हमने एक घर में पाली, बेटा गया मेरा, बिल्ली की गर्दन पकड़ी और धड़ पकड़ी, उसको खींच रहा है, मैं उसको, वो कार्टून में ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाऊंगा मैं उसको। नहीं मैं आपको आगे बताऊं, जो छोटा वाला है उमर है, ऐसे घुमा दिया उसको। तो बहुत अच्छा जवाब आया था, लेकिन क्लास की नजाकत की वजह से मैं आगे 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 शाबाश। मैंने चूजे को स्त्री कर दिया था। ये एक बड़ा जबरदस्त काम इस बच्चे ने किया। नेक्स्ट टाइम ऑर्डर ज्यादा ना करेंगे जब सेफ्टी स्टॉक नहीं। देखो याद रखो, ईओक्यू का सेफ्टी स्टॉक से कोई लेना देना। आपने अपना रीऑर्डर लेवल बढ़ा भी दिया, अभी आप अपने सप्लायर से कितने मंगवाओगे? 2000 ही मंगवाओगे, सिर्फ उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपने सेफ्टी स्टॉक लेके रख देना है, ठीक है जी। आपने रख दिया किस चीज के लिए, कि इन केस फ्यूचर में अगर कोई मसला आया तो मैं यूज करूंगा। लेकिन याद रखना मेरा ईओक्यू कभी तब्दील नहीं। इसलिए हम जब डिस्कस करते थे ना ईओक्यू में सेफ्टी स्टॉक को कंसिडर करने, तो हम क्या क्या जवाब देते थे? नहीं, बेकार बात है, सेफ्टी स्टॉक को कंसिडर नहीं करना चाहिए। चले जी, बढ़े हम आगे दोस्त। अब मेरे बच्चों जरा सा ध्यान देना, क्लीन बोर्ड बनेगा, सारी चीजें छोड़ो। छोटा सा एक क्वेश्चन हम डेवलप करते हैं और फिर उसको अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। सर एक काम करते हैं बेटा, जो मैं अभी सवाल करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें हमें पूरा 1 घंटा लग जाएगा। है छोटा सा सवाल, खुद से करोगे ना तो आप 10 मिनट 12 मिनट में कर लोगे। मुझे पूरा घंटा लगेगा उसको समझाने में, उसकी एक एक चीज को क्लियर करने में, ठीक है जी। और अगर ये आपको समझ आ गया तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि सर आगे फिर इसी जैसे सवालात हैं, इसमें मजीद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको मेरे बच्चों जरा सा ध्यान से देखना है, ठीक है।
लड़कियों तुम लोग को बातें किए बगैर सुकून नहीं है ना। कहाँ मर गया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारे बच्चों, बोर्ड में छोड़ दो सारी चीजें, पूरा फोकस बोर्ड में। अगले 5 मिनट 10 मिनट जो है वो आपने सिर्फ यही देखना। ये कह रहे हैं जी, खान लिमिटेड इंपोर्ट्स एंड सेल। मुझे बताओ ये मैन्युफैक्चरर है या ये डीलर वगैरह है? ये कमर्शियल ट्रेडर है, ठीक है जी। सर इसने एक प्रोडक्ट है डबल ए, ठीक है जी, वो ये खरीदता और बेचता है। KL is faced with a situation where lead time is mostly predictable 1 month। भाई हमारा जो लीड टाइम है, जो हमारा सप्लायर है, वो 1 महीने में सामान दे देता है, वो मसला नहीं करता, ठीक है जी। बट लीड टाइम यूजेज, ये क्या है? उस लीड टाइम के दौरान जब सप्लायर को हम कॉल करते हैं 1 महीने में दे देंगे, 1 महीने में स्टॉक जो यूज होता है ना, वो कांस्टेंट नहीं। क्या लिखा जी? बट वेन लीड टाइम यूजेज वेरी क्वाइट सिग्निफिकेंटली। लीड टाइम कितना महीने का है? अब वो कह रहे जी 1 महीने में 1000 यूनिट भी यूज हो सकते हैं, 1 महीने में 660 यूनिट भी यूज हो सकते हैं, और 1 महीने में एज लो एज, अब आप देख रहे हैं वेरिएशन कितनी है, तो चांसेस कितने? 30, 50 और 20। यानी अगर आप हिस्ट्री निकालो तो 1 महीने में जब सप्लायर को कॉल करते हैं 1000 यूनिट भी यूज हुए, 1 महीने में 660 भी यूज हुए, 1 महीने में 450 भी यूज हुए। कितने यूनिट अपने पास रखूं कि मैं जलील ही ना हो सकूं? 1000 यूनिट अगर आपने अपने पास रख लिए ना, और 1000 यूनिट पे आपने रीऑर्डर लेवल रखा और 1000 यूनिट पे सप्लायर को कॉल किया, 1000 से ज्यादा कंज्यूम होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो आप बच जाओगे। लेकिन 1000 पे आपको क्या पे करना पड़ेगा? नीचे आ रहा है जी एनुअल डिमांड 8640, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ये क्या है जी? यानी 1 यूनिट जब हमारा बिकता है ना, तो हमें 40 रुपए का फायदा होता है। 1 यूनिट जब हम बेचते हैं हमें, और अगर ना बेचे तो यही 40 रुपए का जो फायदा हो सकता था वो नहीं होगा। तो क्योंकि पूछे स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है, 40 रुपए हम कहेंगे जी 1 यूनिट जो बेच सकते थे नहीं बेचा, उसका लॉस कितना है? 40 रुपए। फिर कह रहे जी परचेज ऑर्डर्स आर रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईओक्यू। हम कस्टमर जो है वो हम अपने सप्लायर से ईओक्यू के बेसिस पर स्टॉक मंगवाते हैं, ठीक है जी। होल्डिंग कॉस्ट कितना है जी? 100 रुपए पर यूनिट, 100 रुपए पर यूनिट, 100 रुपए पर यूनिट पर ईयर। क्या इसमें लिखा है 100 रुपए पर यूनिट पर मंथ? नहीं, क्या लिखा है? 100 रुपए पर यूनिट पर ईयर। याद रखना, इस पूरे डाटा को एनुअलाइज करके यूज करना है। कैसे एनुअलाइज करके? होल्डिंग कॉस्ट कैसी दी हुई है? पर यूनिट पर ईयर दी, ऑलरेडी दी, ठीक है जी। वो कह रहे जी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो सर इसका मतलब है इस बंदे ने हमें होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर दे दी कितनी? 100 रुपए। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी दे दी कितनी? 6750। और सुनो सुनो, डिमांड नहीं दी, डिमांड निकाल लेते हैं। पहले बताओ, 1 महीने से डिमांड भी देगा शरीफ, बहुत ही शरीफ आदमी। 86 ये कैलकुलेट भी हो सकती है, ठीक है जी। 8640 की डिमांड आ गई, मुझे बताओगे ईओक्यू कितना है? सबसे पहले इस तरह के सवाल में ईओक्यू निकालो, कितना है जी? भाई कैलकुलेट करो, ये सवाल में नहीं दिया हुआ, मुझे देख रही है। 10 कैसे निकाला ईओक्यू? 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर रेज़ टू पावर हाफ। कितना? 1000
और आप यकीन करो इस तरह के सवालों में ईओक्यू निकालने का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। बताओ पूरे साल में आप कितनी दफा अपने सप्लायर को कॉल करोगे? क्या निकालूं? कितनी दफा सप्लायर को कॉल करूंगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेंगे? टोटल डिमांड है आपकी 8640 डिवाइडेड बाय 8 ऑर्डर्स। 8 दफा आपको टेंशन होगी। आप सप्लायर को कॉल करोगे, एक महीने में सामान देगा, पता नहीं हमारी कंजम्पशन कितनी हो। 8 दफा आप इस प्रोसेस से गुजरोगे साल में, ऐसा। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहला काम क्या करोगे? ईओक्यू निकालोगे। किस लिए? ताकि आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सको। पक्का? नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लिए हमने सर 8। इसका मतलब हम सप्लायर को अपने 8 साल में 8 दफा अपने सप्लायर को कॉल करेंगे कि हमें सामान चाहिए। बोर्ड पे देखना। अब एक टेबल बना रहा हूँ, साथ देना आपने। मुझे बताओ सर, मैं सप्लायर को कॉल करूँ, पता कितने यूनिट तक की? 1000। इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या? वो देखिए। मैं अपना स्टॉक लेवल कितना रख रहा हूँ? 1000। ऐसा 1000। चांसेस है कि पूरे 1000 यूज हो जाए। चांसेस हैं कि 660 यूज हो जाए। चांसेस हैं कि 450 यूज हो जाए। ऐसा। इस चांसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30, 50 और 20। गौर से देखना। अगर मैंने 1000 यूनिट का स्टॉक रखा और कंजम्पशन भी 1000 यूनिट की हो गई, तो सर मेरे पास लेफ्ट ओवर स्टॉक, जिसको आप उर्दू जुबान में सेफ्टी स्टॉक कहते हो, कुछ नहीं बचेगा। अगर सर मैंने 1000 यूनिट अपने पास रख के सप्लायर को कॉल किया कि सप्लायर मेरा सामान भिजवा दे भाई, मुझे ईओक्यू भिजवा दे 1080, तो सर चांसेस हैं कि 660 यूनिट भी यूज हो। अगर 660 यूनिट यूज हुए और मेरे पास 1000 पड़े हुए, तो कितने बच जाएंगे? कितने? 340। सर ऐसा भी चांस है कि हम 1000 यूनिट अपने पास रख के सप्लायर को कॉल करें और हमारी सर इस एक महीने के दौरान सिर्फ कितने यूनिट यूज हो? 450। कितने बच जाएंगे? 550 बच जाएंगे। ऐसा। अब सुनो जो मैं बोल रहा हूं, एक यूनिट भी ना बचे, इसके चांसेस कितने? 30%। सर 340 यूनिट बच जाएं, इसके चांसेस कितने? और सर 550 यूनिट बच जाएं, इसके चांसेस कितने? ये 1000 क्या है? आपने सप्लायर को कॉल करना है 1000 यूनिट पे पहुंच के। ये हमारा रीऑर्डर लेवल। अगर हम 1000 यूनिट का रीऑर्डर लेवल रखे, देयर इज अ 30% चांस कि हमारे पास कोई सेफ्टी स्टॉक ना बचे, सब यूज हो जाए। अगर हम 1000 यूनिट का रीऑर्डर लेवल रखे, कॉल करें सप्लायर को 1000 यूनिट पे आने के बाद, देयर इज अ चांस 50% के सिर्फ 660 यूनिट यूज हो और 340 बच जाए। आंसर, अगर 1000 यूनिट हमने अपना रीऑर्डर लेवल रखा, हम सप्लायर को कॉल करते, देयर इज अ 20% चांस कि हम 450 कंज्यूम करके 550 बच जाए। अब मेरा एक सवाल है, मैं निकाल रहा हूँ होल्डिंग कॉस्ट। मैं क्या निकाल रहा हूँ? अच्छा, मैं होल्डिंग कॉस्ट निकालने से पहले ना थोड़ी सी आपकी स्टेटिस्टिक्स चेक करना चाह रहा हूँ। मुझे बात बताओ सर, मैं मिसाल के तौर पर सर रोज जो है एक सिग्नल से गुजरता हूँ, ठीक है जी, रोज एक सिग्नल से गुजरता हूँ सर। 60% टाइम मुझे टुल्ला रोक लेता है और मुझे उसको 500 रुपए देने पड़ते हैं। 40% टाइम मैं गाड़ियों की आड़ में निकल जाता हूँ, ठीक है जी। अब बताओ मेरी एवरेज पेनल्टी कितनी है सर, जो मैं रोज देता हूँ? एवरेज पेनल्टी जो मैं रोज देता हूँ कितनी है? 60% टाइम मुझे पेनल्टी देनी पड़ती है, 40% टाइम में बच जाता हूँ। सर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, क्या आता है? 300। और यहाँ इसका मतलब है सर 60% टाइम 500 रुपए देने का मतलब ऐसा ही है कि आप 100% टाइम 300 रुपए। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 60% डेज कितने होते होंगे? 18। 40% डेज कितने होते होंगे? 12। तो बताओ 18 दिनों में आप क्या देते हो और 12 दिनों में आप कद्दू कुछ नहीं देते हो। ये कितना होता है? 9000। ये कितना है? टोटल दिन कितने हैं? टोटल वैल्यू कितनी है? एक दिन की एवरेज पेनल्टी कितनी है? ऐसा है। अब एक बात बताओ सर, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक काम होने का चांस है 60% और उस पर मुझे पेनल्टी लगेगी कितने की? 500 की। एक काम होने का चांस है 40%, मुझे कोई पेनल्टी नहीं। तो बताओ ऑन एवरेज मैं पूरे साल में कितने रुपए की पेनल्टी पे करूंगा पर डे?
अब ऊपर आओ, ऊपर आओ। 30% चांस है कि मुझे एक भी सेफ्टी स्टॉक का यूनिट नजर ना आए, सब कंज्यूम हो जाए, तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी? 0। देयर इज 50% चांस कि हमारे पास 340 यूनिट बचे एवरेज, और सर मैं 340 यूनिट पे कितने का सेफ्टी, कितने रुपए का होल्डिंग कॉस्ट पे करूंगा? 100 रुपए। 100 रुपए होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 100 है ना? हाँ सर 100 रुपए। फिर मल्टीप्लाई करूं उसको किससे? 50% से, कितना आता है? 17,000। सर 550 यूनिट भी बच सकते हैं सर, ये तो 55,000 हो जाते हैं, लेकिन इसका चांस कितना है सर? तो इसका मतलब है 1000 यूनिट आरओएल रखना आपको पूरे साल में 28,000 रुपए का खर्चा देगा होल्डिंग कॉस्ट के नाम। कभी ऐसा होगा कि कोई सेफ्टी स्टॉक ना बचे, कभी ऐसा होगा कि सेफ्टी स्टॉक बच जाए, कभी बहुत ज्यादा बच जाएगा। ऑन एवरेज पूरे साल में खर्चा कितने का आएगा? 28,000। ये क्या है? 28,000 क्या है? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, ऐसा है। अब बताओ सर, व्हाट इफ के पूरे साल में व्हाट इफ 100% होता तो हमारे सेफ्टी स्टॉक होता ही नहीं, सेफ्टी स्टॉक नहीं होता तो होल्डिंग कॉस्ट भी नहीं होती। बात समझ आ रही? सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास ये 28,000 रुपए फिक्स अमाउंट है, हर दफा ऐसे होगा? नहीं सर, 28,000 रुपए लगभग इतना ही होगा, अंदाजा है हमारा सर, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज दी हुई है 50% चांस है कि हमारे पास सेफ्टी स्टॉक 340 यूनिट बचे। सर 30% चांस है कि कुछ ना बचे, 20% चांस है कि कितना बचे? 500। अब बताओ सर, 1,000 यूनिट रखना इफेक्टिवली आपको 28,000 रुपए की होल्डिंग कॉस्ट का बायस बन रहा है। ये होल्डिंग कॉस्ट किस चीज की है? सेफ्टी स्टॉक की। किसकी है? अच्छा अब सुनो, सुन अच्छे तरीके से चीज। अब मैं आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ स्टॉक आउट यूनिट्स कितने? अगर 1,000 यूनिट का तुम्हारे पास पड़ा हुआ, सर 1,000 यूनिट तुम्हारे पास पड़े हुए, आरओएल 1,000 यूनिट्स का है, सप्लायर को कॉल करोगे, चांसेस देंगे पूरे 1,000 यूज हो जाए, स्टॉक आउट हो गए? नहीं। चांसेस देंगे 660 कंज्यूम हो जाए, क्या स्टॉक आउट हो गए? नहीं। चांसेस देंगे सिर्फ 450 यूनिट यूज हो, स्टॉक आउट हो गए? नहीं भाई, हम कभी भी स्टॉक आउट नहीं होंगे। स्टॉक आउट नहीं होंगे तो सर स्टॉक आउट यूनिट के बाद स्टॉक आउट कॉस्ट है कुछ? नहीं सर। इसका मतलब है इस पॉलिसी की टोटल कॉस्ट कितनी है? इसका मतलब है आप अगर 1,000 यूनिट अपना आरओएल रखना चाहते हो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि तुम्हें स्ट्रेटजी के 28,000 रुपए साल के देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं इस आरओएल को थोड़ा सा कम करूं तो फिर सर मेरी होल्डिंग कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन सर मेरा स्टॉक आउट आना शुरू हो जाएगा। ऐसा है? ये पहले कॉपी करो। अब हम इस 1,000 को थोड़ा सा कम करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी? जी मेरे बच्चों, जी मेरे प्यारे भाई, भाई मुझे एक बात बताओ, एक इवेंट आने का चांस है 50%, ठीक है जी, और उस पर तुम पे पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ देखो, एक इवेंट आने का चांस है 60%, ठीक है, 60% टोला आपको पकड़ेगा, 500 रुपए की पेनल्टी देगी। अब मैं तुमसे पूछूं भाई, महीने में 30 दिन आते हो, कितनी दफा पकड़े जाते हो? 60% टाइम। हर रोज तो नहीं पकड़े जाते हो ना। अगर मैं कहूँ कि मेरी रोज की पेनल्टी 500 रुपए, तो गलत स्टेटमेंट होगा। क्यों? कभी कभी मैं बच भी जाता हूँ, ऐसा। तो भाई अगर मैं 60% टाइम फंसता हूँ और 40% टाइम बच जाता हूँ, तो पेनल्टी की कैलकुलेशन बहुत आसान है। 500 को मल्टीप्लाई कर दो उसके चांस ऑफ अकरिंग से, कितना? 300। या मैं सिंपली कह सकता हूँ कि मेरे रोज का जलील होने का चांस कितना है? 60% है, और मुझे उसको 500 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। ऑन एवरेज आप कह लें रोज 300 रुपए की पेनल्टी। ठीक है जी? ऐसा जी? क्या पढ़ कर आ रहे हो उसमें, क्यूटी में? प्रॉपर्टी को इस्तेमाल काम कोई अता पता कुछ नहीं। बढ़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए। अब जरा गौर से देखना यार प्यारे भाई, मैं ये हाल सिर्फ उसका नहीं है, तो जो है ना वो इंटरमीडिएट के बच्चों का नहीं है,
सीधे स्कूल के बच्चों का नहीं है, ये हाल ओए लेवल्स के बच्चों का भी। बेटा अफसोस करने के लिए मैं आपको और चीजें बताऊंगा जो आपको पता नहीं है, पता चलेगा आप रो पड़ोगे। ठीक है, ध्यान देखो पहले, ये उनका भी हाल है, उनको पूरा फॉर्मूले याद है, चीजें याद हैं, कौन सी चीज का सवाल ज्यादा सॉल्व किए हैं, लेकिन जब आप उनसे कोई लॉजिक पूछो क्या प्रॉपर्टी का क्या हुआ हिसाब किताब, कोई कुछ नहीं पता। यार आगे जाके बेटा आपने यही चीजें बीएफडी के पेपर में अप्लाई करनी, वहां फिर जो रिजल्ट आता है ना 5%, उसका रीजन आप, अच्छा वो 5% जो रिजल्ट आता है 15% आता है, लिखा हो गया मेरे टाइम में तो 5% रिजल्ट होता था। ये वो लोग हैं जिनका कैफ पास होता है, वो फाइनल में पहुंचते हैं। कैफ का सेल्फ रिजल्ट कितना है वो आपको पता है। उसके बाद एक बंदा फाइनल में पहुंचे, वो लोग हैं जो सारे कैफ पास हैं, अच्छी फॉर्म में बैठे हुए, इसके बावजूद उस सब्जेक्ट का रिजल्ट 10 से 15%। क्यों? वहां आपको चीजें अप्लाई करनी है जो आपने यहाँ पढ़ी, लीनियर प्रोग्रामिंग वहां अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार इसको अप्लाई कैसे करें, पढ़ तो लिया था ड्यूटी में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है जो चीज अभी आप इस पॉइंट से आगे आप जिंदगी में पढ़ो ना, उसकी लॉजिक समझो जो क्यों आई है, क्या उसके पीछे कानून का हिसाब किताब क्या है। लोग रट्टा मारे, लॉ में भी रट्टा मारते हो ऐसा वैसा, ताकि यार इंसान की बनाई हुई हर एक चीज की बेटा लॉजिक है। ठीक है ना, अब बोर्ड पे देखना, अब अच्छे तरीके से देखना, अब आपको ना चीजें आती हो। अब बताओ, मैं 1000 की जगह अगर 800 यूनिट रख लूं तो, ऐसे रफ एस्टिमेट 800 यूनिट रख लूं तो क्या होगा, और 1000 यूनिट की डिमांड आ जाए तो सेफ्टी स्टॉक तो कुछ नहीं बचेगा, 1 रुपए का भी सेफ्टी स्टॉक नहीं बचेगा सर, सेफ्टी स्टॉक कुछ नहीं बचेगा। लेकिन 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 सुनो सुनो सुनो, सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट भी कुछ नहीं है, ऐसा प्रॉबिलिटी कितनी है इसकी, 30%। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, छोड़ो सारी चीजें, नहीं लिखो, नहीं लिखो, हमारे क्यूटी के जो ना वो हगिया हम साफ कर रहे हैं बैठ के जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, सेफ्टी स्टॉक कुछ नहीं है तो होल्डिंग कॉस्ट भी कुछ नहीं है सर, स्टॉक आउट यूनिट्स फंसोगे सर। अगर मेरे पास है ही 800, कस्टमर आके खड़ा हो जाएगा 1000 यूनिट चाहिए तो मेरे पास नहीं है, कितने यूनिट से मैं जलील हो रहा हूँ, 200 यूनिट। साल में ऐसी जिल्लत का सामना मैक्सिमम मुझे 8 दफा करना पड़ सकता है। क्यों? 8 ऑर्डर्स है, क्या है जनाब, 8 ऑर्डर्स है। ये क्यों निकाला था ना, किसके लिए निकाला था, ये ऑर्डर्स निकालने के लिए ऑर्डर्स निकाला है। अब बताओ सर, 200 यूनिट हम शॉर्ट है सर, 200 यूनिट शॉर्ट है, साल में कितनी दफा जलालत का सामना करना पड़ सकता है, 8 दफा। अब गौर से सुनना मैं कैसे निकाल रहा हूँ, 200 यूनिट साल में 8 दफा, लेकिन इसका चांस सिर्फ, इसका मतलब 8 दफा में से 30% यानी 2.4 टाइम हम जलील होंगे ऐसा। और सर मैं होल्डिंग वो कितनी पे करूंगा इसके ऊपर, 40 रुपए, ऐसा कितनी वैल्यू बनती है, 19,000। ये क्या आ गई मेरे पास, स्टॉक आउट कॉस्ट, ऐसा है, बोर्ड पे देखो ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा है सर। 200 यूनिट से स्टॉक आउट होना, कब कब स्टॉक आउट हो गए, साल में 8 ऑर्डर देंगे, 8 दफा ये सीन हो सकता है कि हमारे पास 800 यूनिट और डिमांड 1000 की आ जाए, लेकिन सर हर दफा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 70 का चांस कितना है, इसका मतलब है साल में 8 ऑर्डर में से 2.4 टाइम्स ऐसा होगा, या 2.4 ऑर्डर ऐसे होंगे जिसमें आपको ये सिचुएशन फेस। टोटल लॉस कितना हो गया। अब एक सवाल है, 40 मनूस कहां से आया, यहां से आया। 1 यूनिट का सीएम कितना है, 40 है। सीएम क्या होता है, 1 यूनिट से कमाया जाने वाला प्रॉफिट, लूज कर दूंगा मैं आसान भाषा में सर। सर अगर मैं 800 यूनिट रखूं और कस्टमर आके कहे कि मुझे 1000 यूनिट चाहिए, तो हम क्या होंगे, 200 यूनिट से शॉर्ट पड़ जाएंगे। 200 यूनिट्स का टोटल लॉस कितना है सर, 40 रुपए के हिसाब से। 200 यूनिट का टोटल लॉस कितना है 40 रुपए के हिसाब से, 200 यूनिट्स का टोटल लॉस कितना है 40 रुपए के हिसाब से, 8000। 8000 ये एक दफा नहीं होगा, 8 दफा होगा, तो सर हमारा टोटल लॉस कितना हो गया। लेकिन सर हमारा इस इवेंट के आने का चांस हर दफा थोड़ी है, 100% थोड़ी है, कितना है निकालो इसका 30% कितना होता है, 19,200, ऐसा 19,200। लोग इस पर रट्टा मार के जाते हैं, स्टॉक आउट यूनिट मल्टीप्लाई बाय सीएम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, रट्टा मार के जाते हैं, सीएम पर यूनिट
खुदा के बंदो खुद लॉजिकली सोचो, 200 यूनिट शॉर्ट हो तुम, साल में 8 दफा ये सिचुएशन फेस कर सकते हो तुम, लेकिन मसला ये 8 के 8 दफा नहीं फेस करनी पड़ेगी। 100% प्रॉबिलिटी नहीं है, कितनी है 30%, और सर हमें 1 यूनिट पे लॉस कितना है। अब बताओ सर अगर मैं 800 यूनिट रखूं और डिमांड आ जाए 640 की, सॉरी 660 की, जिसका चांस 50% है, तो बताओ क्या होगा, सेफ्टी स्टॉक बचेगा? हाँ, कितने का? 140। अब बताओ इसकी होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालूं? 140 इंटू 100 क्या है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, मल्टीप्लाई बाय, इसका मतलब है आपने जब स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है तब भी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, और होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है क्या आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सर मेरे पास सेफ्टी स्टॉक पड़ा होगा तो स्टॉक आउट नहीं होगा मैं, ऐसा। अब बताओ सर तीसरी सिचुएशन क्या है कि आपके पास 800 यूनिट पड़े हुए हैं और 450 यूनिट की डिमांड हो जाए जिसका चांस सिर्फ 20% है, तो सर मेरे पास कितने यूनिट बच जाएंगे? 350। अब बताएं सर 350 इंटू 100 रुपए की होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, और सर स्टॉक आउट कुछ भी। अब बताओ सर हमारे पास टोटल सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट कितनी है और स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है? स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है? 19,200। तो मुझे बताओ मिला जुला और हिला के कितना बनता है ये? कितना? 33। तो 33,200 ज्यादा बेहतर है या 28,000 ज्यादा बेहतर है? 28,000 ज्यादा बेहतर है। तो हम क्या क्या मशवरा दें कंपनी को कि भाई आप रीऑर्डर लेवल 1000 रखो, भले थोड़ी होल्डिंग कॉस्ट दे दो, क्योंकि आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट काफी ज्यादा है, 40 रुपए एक यूनिट का सीएम है, लूज करोगे ज्यादा लॉस हो जाएगा। क्या करना चाहिए? अब आप मुझे एक काम और करके दे रहे हो, आप मुझे ये करके दे रहे हो सर, यहां रख के दे रहे हो 700। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। आइंदा के बाद जब भी प्रॉबिलिटी लिखी होगी तो मैं कॉस्ट को प्रॉबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों प्रॉबिलिटी का मतलब है हर दफा ये लॉस नहीं होगा, जितने चांस है उतने दफा लॉस होगा, तो मैं एडजस्ट करूंगा लॉस को। कितना टोटल कॉस्ट कितनी है? 35800 इज मतलब वर्स्ट ऑफ द लॉट, ऐसा। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन दोगे तुम मैनेजमेंट को? अगर हम 700 रखते हैं तो अच्छा, स्टेबल को बनाने के लिए ना थोड़ा सा मैं कुछ तरीका बता दूं। 700 रखते हो ये बराबर में डाल दिया करो। अब या तो स्टॉक आउट होगा या सेफ्टी स्टॉक होगा। सर यहां स्टॉक आउट है, कितने का स्टॉक आउट? कितने यूनिट का चाचा? 300 यूनिट्स का, ऐसा। सर इधर यहाँ जी सेफ्टी स्टॉक है कोई 40 का सेफ्टी स्टॉक है, ऐसा। तो फिर स्टॉक आउट नहीं होगा कुछ भी। फिर सर यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक है कितने का? 250 का। तो सर सीधी सी बात है, फिर यहाँ भी स्टॉक आउट नहीं होगा, ऐसा। और स्टॉक आउट और सेफ्टी स्टॉक निकालने का मुझे अब सर तरीका आ गया है। सर मेरे पास 40 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक, 100 रुपए होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, 50% का चांस, और 250 इंटू 100 इंटू कितना जी 20%, कितना आ रही ऊपर वाला कितना? 20,000।
2,000 5,000 बहुत कम सर होल्डिंग कॉस्ट है माशाल्लाह। अब वहां देखते हैं क्या तबाही मची है। 300 यूनिट पे 12,000 का लॉस, ऐसा साल में 8 दफा 96,000 का लॉस, लेकिन चांस सिर्फ कितना? तो इसका मतलब है सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी क्या है? 1000 यूनिट्स थी सर। ये सवाल पे एग्जामिनर ने 1800 700 की जगह क्या मांगे थे? 1000 450 और एक्सपेक्टेड डिमांड, ये भी हम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। 17 मार्क्स का सवाल था। कितने मार्क्स का? 17 नंबर का सवाल। कर लोगे? हैं? कर लेंगे और क्या है। आज मैं आपको इस पे होमवर्क दूंगा और पहले ईओक्यू निकलवाऊंगा दलील करके। यहाँ तो बड़ा सीधा सीधा था ना, डिमांड दे दी, होल्डिंग कॉस्ट दे दी, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी, ईओक्यू निकाल दिया। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर, सीधा मामला था। अभी मैं थोड़ा आपको जो सवाल दूंगा। ऑफ क्यों भाई, क्या हो गया? 1 बजे तक की क्लास है ना हमारी, फिर कितने बजे? 1:45 खुद कह रहे हो ना, ऑफ कर देंगे। क्या कह रहे हो रात? हाँ ठीक नहीं, तो यहाँ फिर क्या करना है? हैं? मुझे यहाँ कुछ और सुनाई दिया, क्या देखने हैं? यार भाई मेरी फिर एक इल्तिजा, ये भाई आप लोग ना एक दिन का होमवर्क अगले दिन कर लिया करो, मसला नहीं है। लेकिन मेरी यहाँ क्लासेस खत्म होती हैं को 6:45 बच्चों की होती है। 6:45 बजे की क्लास खत्म होने के बाद बंदा एक सुकून से कप चाय पी ले, घर चला जाए, थोड़ी देर बैठ जाए। उसके बाद अगर मैं होमवर्क बनाने बैठता भी हूँ तो 11 11:30 बज जाते। आप अगले दिन कर लिया, आप ऐसे सोचें कि अगले दिन सुबह सुबह आ जाए, खत्म। मैं बदवा दे देता हूँ इसलिए कि जो करे ही ना तो वो तो इंशाल्लाह। अच्छा, एक बच्चे को मैं माफी दे रहा हूँ और मैं आपको तो मेरी बदवा लगेगी आपको, ये मैं आपको एक बच्चे को मैं फुल माफी दे रहा हूँ। एक बच्चे जिसने अभी तक का कोई होमवर्क नहीं किया, सच बताएगा इंशाल्लाह सारे पेपर्स में पास हो। एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 4 5 6, देख लो इन बेगैरतों की शक्लें, ठीक है ना? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छी बात है तुम लोग ने सच बोला, ठीक है जी। चलो जी, पहले सुने एक सवाल मैं आपको ऑफिशियली दे के जा रहा हूँ, जो जो आप लोग ये क्लास का होमवर्क है वो वाला नहीं, जो जो बदवा वाला है, ठीक है? यार यहाँ देख लो प्यारे भाई, ये आई कैप के एग्जामिनर ने अपना ही सवाल दोबारा एज इट इज रिपीट मार दिया, ठीक है जी। यार एक बात बताओ, एवरेज डिमांड को निकाल के दे सकता है? ये प्रोबेबिलिटी को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, और प्लस कर दो फिर उसके बाद। ये है आपका होमवर्क जो अगली क्लास में हम देखेंगे। आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो उससे अच्छी बात है। अच्छा, ये अटेम्प्ट है जो कैफ 3 की पहली अटेम्प्ट, कैफ 3 की फर्स्ट अटेम्प्ट थी ना, ये उसका सवाल है। 2 अटेम्प्ट हुए कैफ 3 के भी, ठीक है जी। देख लोगे, आइडेंटिकल क्वेश्चन है, ठीक है जी, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, एक एक छोटा सा मसला है, वहां मंथली थी, इधर 2 वीकली है, ठीक है, देख के काम कर, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी।